नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पर्यावरण संबंधी नीतियाँ एवं कानून का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि पर्यावरण से जो संबंधित चिंता और बातचीत क्या थी, उसके इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, प्रोटोकॉल और घोषणाएँ, जो भी संधियाँ हुई थी उसके बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने वेटलैंड्स यानी कि झीलों पर रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1971 में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, उसके बारे में पढ़ा था। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन 1973 में जो हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर वैश्विक संरक्षण रणनीति WCS 1980, इसके बारे में पढ़ा था। फिर पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग WCED 1983, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज जो है हम स्टडी करेंगे पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED 1992 के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रुनलैंड रिपोर्ट को दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ब्रुनलैंड आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, जो अंततः स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्षों के पश्चात जून 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में संपन्न हुआ और इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में विश्व के 178 देशों के लगभग 30,000 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उस समय के वैश्विक वातावरण को संबोधित करना था और भविष्य में विश्व समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों हेतु समाधान खोजना था और इस प्रकार से मानवता को पर्यावरण से संबंधित संभावित चुनौतियों हेतु तैयार करना था। इस सम्मेलन में ऐसे उपायों पर सहमति बनी जो पृथ्वी की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर मानव समुदाय के लिए स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने से संबंधित थे। सतत विकास की प्रतिबद्धता के साथ अर्थ समिट की समाप्ति हुई। इस सम्मेलन की कार्य योजना के रूप में एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई, जिसे 178 से अधिक देशों की सरकारों के द्वारा अपनाया गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन वातावरण की एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से पृथ्वी और उसके पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में ओजोन अणु की संरचना समान है, तथापि इसके दोनों क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन अर्थात ओजोन परत जैविक रूप से हानिकारक अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जैव सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह घातक UVC को पूर्णतः रोकने में सक्षम है। UVB और UVC से प्रतिरक्षा प्रणाली में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये UV क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस, जो अल्ट्रावायलेट C, अल्ट्रावायलेट B, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा इसके द्वारा मेलेनोमा और गैर मेलेनोमा, त्वचा कैंसर और नेत्र मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि, पौधों की पैदावार में कमी, महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र को हानियां एवं जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह प्लास्टिक की सामग्री को खराब भी करता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भूमिका सिद्ध हो चुकी है। ओजोन परत की रक्षा के संबंध में पहला कदम 1985 में वियना कन्वेंशन के रूप में सामने आया। तत्पश्चात 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जो ओजोन संरक्षण पर आधारित था। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले कारकों अर्थात पदार्थों के उत्पादन और खपत में समयबद्ध रूप से कमी किया जाना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो विश्व के सबसे सफलतम समझौतों में से एक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में प्रभाव में आया। इसमें बाद में कई संशोधन हुए, जिसमें क्रमशः लंदन 1990, कोपेनहेगन 1992, वियना 1995, मॉन्ट्रियल 1997, बीजिंग 1999 और मॉन्ट्रियल 2007 शामिल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मूल उद्देश्य स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र में ओजोन को हानि पहुंचाने वाले यौगिकों के उत्पादन और उपभोग में समयबद्ध रूप से कमी करना था। सर्वप्रथम इन रसायनों में CFC एवं
हेलोन्स इत्यादि रेफ्रिजरेट्स शामिल थे। लेकिन आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित रसायनों की सूची में HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड और अन्य ओजोन अवशिष्ट पदार्थ ODS भी शामिल हो गए हैं। दुनिया के प्रत्येक देश ने 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पुष्टि की है और प्रत्येक देश ओजोन परत और वैश्विक वातावरण को संरक्षित करने में योगदान देने हेतु प्रोटोकॉल के माध्यम से वचनबद्ध है। प्रोटोकॉल के मुताबिक विकासशील देशों को 2010 तक CFC और कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं सन 2015 तक मेथाइल क्लोरोफॉर्म के उत्पादन और उपभोग करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि विकसित देशों को विकासशील देशों की घरेलू जरूरतों और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपने 1996 की आधारभूत उत्पादन रेखा के 15% तक उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। कोपेनहेगन संशोधन के अनुसार विकसित देशों को 1996 तक HCFC उत्पादन को इस हद तक न्यूनीकरण करना था, न्यूनीकृत मतलब कम करना था कि वह 1999 में CFC ODP उपभोग का 3.1% हो और 1989 में HCFC ODP उपभोग के 100% हो। इस 3.1 की सीमा को कालांतर में सन 1995 के वियना सम्मेलन में 2.8% कर दिया गया था। विकसित देशों में HCFC की कमी हेतु समयबद्ध सारणी इस प्रकार थी कि 2004 तक 35% कमी, 2010 तक 65% कमी और 2010 तक 90% और 2020 तक 99.5% की कमी और 2030 तक पूर्णतः रोक। इन रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग में काफ़ी हद तक कमी आई है, तथापि अभी भी ऐसे कई रसायनों का वैश्विक स्तर पर उत्पादन एवं उपभोग हो रहा है जिससे ओजोन परत को हानि पहुंचती है। अब बात करेंगे जैव विविधता सम्मेलन CBD जो कि 1992 में हुआ था उसके बारे में। जैव विविधता पर सम्मेलन जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसके 3 मुख्य उद्देश्य थे: जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले फायदों का निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण। CBD 2005। CBD का समग्र उद्देश्य उन कार्यों को प्रोत्साहित करना था जो एक सतत भविष्य की ओर ले जाए। इस प्रकार CBD में जैव विविधता के सभी स्तर शामिल हैं, अर्थात पारिस्थितिकीय, प्रजातीय और आनुवंशिक विविधता। बायोसेफ्टी में कार्टाजेना प्रोटोकॉल के माध्यम से इसमें जैव प्रौद्योगिकी को भी जोड़ दिया गया था। वास्तव में इसमें वह सब संभावित क्षेत्र शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैव विविधता तथा इसके विकास में भूमिका से संबंधित होते हैं और इस प्रकार विज्ञान, राजनीति और शिक्षा से लेकर कृषि, व्यापार, संस्कृति और बहुत कुछ सभी इसकी परिधि में शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को CBD का नियामक मंडल माना जाता है। इसमें 2 वर्षों के नियमित अंतराल में उन सभी सरकारों या के अधिकारियों की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक का प्रावधान है जिन्होंने संधि की पुष्टि की है। CBD सचिवालय की मेजबान संस्था UNEP है और यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, इसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था वो मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करना था। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया था तो ये इसको कब अपनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के रूप में आयोजित विभिन्न बैठकों के परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल का जन्म हुआ था। तृतीय कोप सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था जिसमें उक्त प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और इस प्रकार से इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का आलेख मार्च 16, 1998 से 15 मार्च 1999 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर हेतु रखा गया था। इस 1 वर्ष की अवधि में कुल 84 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से विकसित देशों के द्वारा होने वाले कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी के लक्ष्यों को अनिवार्य किया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी कर सकते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित साधन अपना सकते हैं। पहला है अपने देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। सेकंड है अन्य देशों में उत्सर्जन को कम करने के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित करना। थर्ड है कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से, यानी कि इस पद्धति में उन देशों ने जिन्होंने अपने क्योटो लक्ष्य हासिल कर लिए हों वह अपने आधिक्य में कार्बन भत्ते को उन देशों को बेचने में सक्षम होंगे जिन्हें क्योटो लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल आ रही हो या उनके लिए यह लक्ष्य हासिल करना महंगा हो। अब जो है हम बात कर लेते हैं
जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आया था 1988 में, उसके बारे में। तो WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर IPCC अर्थात अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव प्रेरित जलवायु जोखिम की समझ हेतु आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी का आकलन करना था। IPCC के 3 कार्य समूह और एक टास्क फोर्स है। वर्किंग ग्रुप 1 का कार्य जलवायु प्रणाली और जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं का मूल्यांकन करना है, जबकि वर्किंग ग्रुप 2 और 3 सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक तंत्रों के जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुकूलन का आकलन करना है और न्यूनीकरण के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्रमशः कम करना है। टास्क फोर्स IPCC के नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम के लिए उत्तरदायी है। IPCC का मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन की स्थिति का नियमित रूप से आकलन किया जाना है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सहायता करता है। UNFCCC का गठन सन 1992 में हुआ था और गठन के 2 वर्षों पश्चात 1994 में अस्तित्व में आया। यह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समग्र नीतिगत ढांचा एवं कानूनी आधार प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, यानी कि रियो +10 एवं रियो ++। सतत विकास को परिभाषित करने के लिए पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र में 27 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इन सिद्धांतों के माध्यम से सतत विकास को परिभाषित करने एवं समझने में अत्यधिक सहायता मिली। इस घोषणा पत्र में भी पर्यावरणीय संबंध प्रबंधन हेतु अंतर विषय प्रबंधकीय उपकरणों के उपयोग के महत्व और विशेष रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण मानकों पर प्रकाश डाला गया है। प्रभावी नीति विकास और कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में नागरिकों की भागीदारी पर यह घोषणा जोर देती है। इसमें महिलाओं, बच्चों, युवाओं और स्वदेशी लोगों के लिए विशेष भूमिकाएं थीं। सन 1992 में रियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 20 साल बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुनः रियो में सतत विकास पर 2012 में दूसरा सम्मेलन आयोजन किया, जिसे सामान्यतः रियो +20 या सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 20 से 22 जून 2012 को हुआ और इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे सतत विकास हेतु नवीनीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित किया जाना, सतत विकास पर गत 20 वर्षों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाना, नई एवं उभरती हुई चुनौतियों को संबोधित किया जाना। सम्मेलन के प्रथम दिन अर्थात 20 जून 2012 को ही इसे अस्वीकार करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और जर्मनी शामिल थे। कई अन्य नेताओं ने वार्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सम्मेलन के समाप्त होते होते 150 से अधिक राष्ट्र प्रमुखों और मंत्रियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। स्पष्ट प्रतिबद्धताओं, समय सारणी, वित्त पोषण या प्रगति की निगरानी आदि ऐसे कारण थे जिसके कारण विश्व के प्रमुख देशों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो GEF पृथ्वी के पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण संबंधी चुनौतियों यथा जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के जोखिम का न्यूनीकरण, ओजोन परत की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जल की सफाई, भूमि निम्नीकरण में रोक एवं स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, इसलिए यह सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय संस्थानों, निजी कंपनियों और अन्य लोगों के लिए पर्यावरण संबंधी व्यवहारिक समाधान हेतु परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब हम बात कर लेंगे राष्ट्र नीतियां, कानून और अधिनियम के बारे में। काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे इसमें अधिनियम आ रखे हैं। तो ये लास्ट टॉपिक आज हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद पहला प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रयास था जिसने प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तदनुसार भारत ने भी सन 1976 में अपने संविधान में 2 अनुच्छेदों 48A और 51A को शामिल कर इस प्रयास को आगे बढ़ाया। अनुच्छेद 48A के अनुसार पर्यावरण में सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा देश का उत्तरदायित्व है और तदनुसार देश को इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 51A
खंड जी के अनुसार जंगल, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन तथा प्रत्येक जीव हेतु दया भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य हैं। पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए संवैधानिक अनुबंधों के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून हैं। इनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं। जैसे पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण सेस अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो इतना ही आज पढ़ते हैं हम, और इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।